ईरान के ख़िलाफ़ आप क्या समझती हैं कि वो सिर्फ यही सैंक्शंस पे और इन चीज़ों पे इक्तफ़ा करेंगे या कि नहीं, ईरान के ख़िलाफ़ कोई इससे बड़ा इक़दाम भी हो सकता है? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं इकोनॉमिक सैंक्शंस को सिर्फ नहीं समझती। सलीम साफ़ी साहब, अगर आप तज्ज़िया करें पिछले 30 सालों में, ये पोस्ट 9/11 शुरू हुआ था, द रियल फोर्स ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस केम थ्रू बिकॉज उनको समझ आ गया कि हम डॉलर को किस तरह लेवरेज कर सकते हैं। कि देखें, अब UN की सैंक्शंस नहीं है, अब ईरान का पाइपलाइन को देख लें, अब किसी किस्म की मल्टीलैटरल सैंक्शन नहीं है, यूनिलैटरल सैंक्शन है। यूनिलैटरल सैंक्शन का मतलब है एक मुल्क ने कि कांग्रेस ने या उन्होंने सैंक्शन लगाई हुई है। वी आर नॉट ऑब्लाइज टू फॉलो दो सैंक्शंस, लेकिन क्योंकि उनके पास द पावर टू इन्फोर्स दो सैंक्शंस थ्रू इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स है, इसलिए कंट्रीज़ वांटिंगली और अनवांटिंगली हैव टू oblige बाय दैट। सो इकोनॉमिक सैंक्शंस जो ईरान पे उन्होंने लगाई हैं और जो दूसरे मुल्कों में लगाई हैं और जिस वक्त अफगानिस्तान में भी लगी हुई हैं, उनका इम्पैक्ट मेरे नज़र में, जैसे नाओम चॉम्स्की कहते हैं ना, कि हमारे पास इतना है ही नहीं अपने में कि हम अपने क्राइम्स ऑफ द पास्ट देख सकें। आई थिंक इट्स क्रिमिनल जो इकोनॉमिक सैंक्शन का इम्पैक्ट, बेशक वो साउथ अमेरिका में हो, बेशक वो ईरान में हो, बेशक वो अफ्रीकन कंट्रीज़ में हो, और वो एट विल जिस तरह लगाए जाते हैं, विद एक्सेप्शनलिज्म लगाई जाती हैं, उनका इम्पैक्ट ऑन द पूरेस्ट ऑफ द पुअर, नॉट कंट्रीज, नॉट स्टेट्स, बट द पीपल, इज़ क्रिमिनल। सो उनको उन्होंने अपाहज करने का एक बहुत बड़ा व्हीकल है जो कि उनको अब उन्होंने उसके ऊपर बहुत बहुत कैरलेसली और बहुत कैजुअली इकोनॉमिक सैंक्शन, जो कि एक बहुत इफेक्टिव टूल है, उसको इस्तेमाल करते हैं। बट विल इट कम टू वॉर? देखें, अभी एक बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल थॉट कि US चाइना का वॉर लाइक सिचुएशन बढ़ गया, बट देन यू फाउंड आउट कि उनका तो ताल्लुकात सल्लिवन एंड वैंग यी की मीटिंग्स, हिडन मीटिंग्स, कोई 3-4 वो शाया भी हो गई कि वो होती रहीं। तो एक जिसको कहते हैं ना, फ्लोर आप इस्टेब्लिश करते हैं कि इससे नीचे आपके रिलेशंस नहीं जाएंगे। अगर ट्रंप की गवर्नमेंट आती है, एडमिनिस्ट्रेशन आती है, तो ये फ्लोर का रहना vis-a-vis ईरान may not be very possible or desirable for the American administration. It's just a तज्जिया। अच्छा, आपने ट्रंप का जिक्र किया तो परसों मैं उनका और कामिला हैरिस का सुन रहा था मुकालमा उन दोनों में, उसमें हर मुल्क का जिक्र हुआ सिवाय पाकिस्तान। बट व्हाई डू वांट पाकिस्तान का जिक्र? नेगेटिव जिक्र होता है, हम बड़े खुश हो जाते हैं। दिस इज व्हाट वी सीक रेलेवेंस, इवन इफ इट इज नेगेटिव रेलेवेंस। लेकिन वो उसको, लेकिन पाकिस्तानियों की बड़ी फिक्र है। तो ट्रंप के आने से अगर वो आगे तो कोई तब्दीली आ सकती है टुवर्ड्स पाकिस्तान? नहीं, आई रियली डोंट थिंक सो, बिकॉज आई थिंक US, यू लोग वो इस्तेमाल, ये फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ, बट US इज़ अ वेरी डीप स्टेट। उनका इंस्टीट्यूशनल जो, देखें, अदर दैन क्लाइमेट चेंज जो कि एक बहुत बड़ी चीज़ थी, ग्लोबल लीडरशिप उन्होंने छोड़ी क्लाइमेट चेंज पे, ईरान न्यूक्लियर डील से निकल गए हैं। पर अगर आप ओवरऑल उनका देखें फ्रेमवर्क ऑफ जिस तरह उन्होंने अपनी वॉर्स मैनेज किए हैं या जिस तरह उन्होंने अपना डिपार्चर फ्राम अफगानिस्तान मैनेज किया है, वो एडमिन टू एडमिन हैज़ ऑलमोस्ट रिमेन द सेम। इट हैज़न्ट रियली चेंज्ड। सो मेरे नज़र में, मतलब पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स असाइड, ट्रंप के आने से पाकिस्तान की तरफ उनका, देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना शायद गैर मुनासिब होगा, क्योंकि बहुत लोग समझते हैं कि ये कहना कि पाकिस्तान इज़ नॉट रेलिवेंट एंड इन दिस पर्टिकुलर, कि नोबडी सीकिंग इज़ अ बैड थिंग। इट मे नॉट बी अ बैड थिंग। बहुत सारी कंट्रीज़ राइज़ की हैं बिकॉज ऑफ नॉट गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन। सिंगापुर को देख लें, मलेशिया को देख लें, वो हम क्यों जियो स्ट्रेटेजिक प्लेयर होना सीख करते हैं? क्या उसने हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया इन द पास्ट? आई थिंक इट्स गॉन अगेंस्ट us wanting to be a geostrategic player in this conflict and that रफर, मतलब अपने let's internally resolve our own रफर्स and let's go on an economic trajectory जिसमें हम प्रोग्रेस कर सकें। जब हम अभी तक बच्चों को स्कूल में लेने का चैलेंज नहीं कर सकें और वहाँ पे AI वॉर्स हो रही हैं, वहाँ पे लोग बात करें लॉज की, विच इज़ लीथल ऑटोनमस वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन विच पीपल आर नाउ डिप्लॉइंग, और हम दुनिया कहीं और जा रही है, दुनिया बहुत डेंजरस भी बन रही है, नॉर्म्स कोई फॉलो नहीं हो रहे, इंटरनेशनल लॉ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं फ्रॉम द नॉर्म सेटर्स। उस सारे इस बहुत ही भयानक माहौल में हाउ प्रिपेयर्ड आर वी टू डील विद द चैलेंजेस ऑफ टुमारो? अच्छा, अरब दुनिया में भी कुछ बड़ी अच्छी तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो उनके डोमेस्टिक महाज पे ओपननेस की पॉलिसियाँ हैं, लेकिन एक रुझान शुरू हुआ था UAE के रिकग्निशन से इजराइल के। जी, तो आप क्या समझती हैं कि इस वक्त फिर गज़ा में और फ़लस्तीन में जो कुछ हुआ, तो इसके बाद भी इम्कान है कि अरब ममालिक के साथ इजराइल के ताल्लुकात बहाल हों, या कि नहीं, वो इम्कान अब ख़त्म हो गया है? देखिए, मेरा समझना इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका कहना इम्पोर्टेंट है।
और प्रिंस फरहान जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं सऊदी अरेबिया के, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली हुई है फ़लस्तीन के मामले पे, लेकिन रिपीटेडली उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए हैं कि ये एक पॉज है इन द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस और हम इस ट्रेजेक्ट्री पे चलते रहेंगे। ठीक है, मेरा मानना ये है, जो कि मैंने पहले भी उस वक्त हम वी वर्ंट इन गवर्नमेंट बट देन वी वर इन गवर्नमेंट ऑल्सो, जब हमारी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो कि इस महाज पे काफ़ी आगे तक चले गए थे, उनसे बातचीत होती है कि जब तक आप रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते अब्राहम अकॉर्ड्स में, जो कि फ़लस्तीन की प्रॉब्लम है, उनकी स्टेटहुड की प्रॉब्लम है, तो आप ये चीज़ पूरी तरह अचीव कर ही नहीं सकेंगे। यू कैन नॉट, ये वो वाली बात है जो मोदी ने कह दिया कश्मीर की प्रॉब्लम नहीं है, क्या कश्मीर की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है? कश्मीर की प्रॉब्लम तो नहीं ख़त्म होती। सो उनका ये कहना कि जी हम अब्राहम अकॉर्ड्स कर देंगे, हम सब कुछ सही कर लेंगे, हम नॉर्मलाइज कर लेंगे, बट इफ़ दैट कोर इशू और द रूट कॉज ऑफ द इंटायर, किस वजह से आपकी उनके साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं थी ऑन द स्टेटहुड ऑफ पैलेस्टाइन एंड देयर राइट्स, इफ दैट रिमेन्स लार्जली अनएड्रेस्ड, ignored, almost like it doesn't, then these things will come to continue to haunt you. अब बहुत सारे लोग अब ये कहते हैं ना कि अगर कोई इजराइल का असल फ्रेंड हो इस वक्त, जो कि पूरी दुनिया में आपने देखा, आपने ट्रंप एंड कैमला हैरिस की एग्जांपल दी, उसमें दे वर बेंडिंग बैकवर्ड्स टू प्रूव हु इज़ अ बेटर फ्रेंड ऑफ इजराइल, एवरीबडी एल्स डज दैट, राइट? अगर एक ट्रू फ्रेंड हो तो वो क्या एक मुल्क को जेनोसाइडल बनने से रोके, या क्या उसको फ़रोग दे और उसको आर्म्स दे और उसको एमिनेशन दे और उसको, और डायकोटमी यहाँ पे ये है कि हम पूरा का पूरी स्कूल्स, पूरे के पूरे हेल्थ फैसिलिटीज़ को सफ़े हस्ती से मिटा के हम कहते हैं कि हम पोलियो के लिए फंडिंग दे रहे हैं। और जो फार्मूला अमेरिकन ने दिया था उसको तो हमास ने मुस्तरद कर दिया। कोई आपको जंगबंदी का उम्मीद नज़र आती है? देखिए, जंगबंदी की उम्मीद तभी आ सकती है जब देयर इज़ डिप्लोमेटिक प्रेशर ऑन जंग करने वाला। इस वक्त मुझे कहीं पे भी उम्मीद नहीं नज़र आती कि कोई लार्ज मास ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिका में कोई स्पेस है टू चेंज देयर व्यूज़ ऑन दिस, बिकॉज उनकी समहाउ इस पे किताबें भी लिखी हुई हैं कि वाई इज़ द इज़राइल, यू नो, उनकी इंटरेस्ट क्यों ओवरवेलम कर जाते हैं स्टेट्स के अपने इंटरेस्ट को। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, ये हार्वर्ड के 2 प्रोफेसर, उन्होंने किताब लिखी है इसके ऊपर, कि क्या वजह है कि American interests are superseded by Israel's interest in the pursuit of that policy of the Middle Eastern policy. अच्छा, मैं समझना चाहता हूँ कि वहाँ के मुल्कों में तो लोगों की राय का एहतराम किया जाता है। अब कितने बड़े बड़े मुजाहरे हुए अमेरिका में, बरतानिया में, लेकिन उसके बावजूद उनकी हुकूमतें इजराइल के साथ डटी हुई हैं। और उस रोज़ कामिला और ट्रंप का ये भी था कि आप इजराइल के पूरी तरह साथ नहीं है और आप पूरी तरह साथ नहीं है। तो ये इजराइल के पास क्या चीज़ है जिसने अमेरिका, बरतानिया और यूरोप को इतना मजबूर किया हुआ है? देखिए, ये सीप कर गया है समहाउ इनटू देयर सिस्टम, इट्स बिकम सिस्टेमिक, जिसको हम सिस्टेमिक रिस्क कहते हैं ना, जिसको आप यू नो, जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है सिस्टेमिक, इट हैज सीप्ड इनटू देयर सिस्टेमिक parliamentary governmental bodies to a way that their interest, मैं इससे बड़ी बात क्या कर सकती हूँ इस पे, ये मैं नहीं कह रही, ये बहुत सारे लोग यू नो इस पे एज ए सेट किताबें लिखी हुई हैं, लोग बोलते हैं इसके बारे में कि उनके इंटरेस्ट सुपरसीड करते हैं नेशनल इंटरेस्ट को। So their Middle Eastern policies are led by what Israel's policy is, and Netanyahu openly challenges them, and then yet they're unable to control anything. So it's अच्छा, उस मुकालमे में एक बात ये भी ज़ेर बहस आई कि डेमोक्रेट या काबिला हैरिस की तरफ से ये कहा जा रहा था कि तुमने गलत मुआहदा किया ट्रंप से, कहा जा रहा था अफगानिस्तान में, इसलिए हमें ये सुर्खी उठानी पड़ी। ट्रंप ये कह रहे थे कि मैंने मुआहदा ठीक किया था, लेकिन तुम लोगों ने विड्रॉल गलत तरीके से किया, तो इसलिए हमें ये हज़ीमत उठानी पड़ी। इसमें किसकी राय को आप साहब समझते हैं? आई थिंक बोथ आर इक्वली टू बी ब्लेम्ड। जो मुआहदा अभी हुआ था ना जी, वो मुआहदा इतने इंटरेस्टिंग है, उसका आखिरी पेजेस, आखिरी 2, मैंने जब एज अ यू नो समवन हु लुक्स एट ये इस तरह की स्टेटमेंट्स एंड मुआहदे एटसेट्रा फॉर नॉट फॉर अ लिविंग बट आउट ऑफ इंटरेस्ट, जब मैंने उसकी आखिरी 2 लाइनें पढ़ी तो वो अभी तो तालिबान गवर्नमेंट में नहीं आए थे, और उसमें लिखा हुआ था कि क्या आप वीज़ा देने से पहले हमारे इन लोगों को देंगे, इन लोगों को नहीं देंगे, हमसे पूछेंगे। सो बेसिकली उन्होंने अस्यूम कर लिया था कि वो हुकूमत में आएंगे। और आपको पता है कि आई थिंक अगर एक चीज़ निशानदेही की जाए, मुआहदे में इमारत इस्लामी का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। एग्जैक्टली। और अगर एक चीज़ वाज़तन कही जाए जो वाज अ फेटल फ्लॉ, लेकिन कहते हैं ना अनफॉरगिवेबल,
अशरफ गनी की ढिठाई, नॉट टू इंगेज एंड रीच अ पॉइंट जहाँ पे हर कोई एक वो जो कहते हैं ना पूरी नेशनल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन, और वो अमेरिका ने उनको लेट देम गेट अवे विद इट और अपना फुट डाउन नहीं किया और जो भी नहीं किया। और अब तो देखें जी, अभी रिसेंटली फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में एक बेहतरीन आर्टिकल पब्लिश हुआ है बाय अमेरिकन्स, अगेन रिटन बाय अमेरिकन्स नॉट पाकिस्तानीज और अफगान्स, जिसमें उन्होंने 2001 से लेके 2022 तक जितनी भी अमेरिकन मिस्टेक्स भी नहीं उनको कह सकते, मतलब फ्रॉम द फर्स्ट टाइम जब उन्होंने तालिबान ने किया हम सब कुछ छोड़ते हैं, आप हमें गवर्नमेंट का हिस्सा भी ना बनाए, बस लेट अस लिव। रम्सफील्ड ओवरवेल्म्ड द पॉलिसी एट दैट टाइम। अपेरेंटली कारज़ाई ने उनसे बात भी कर ली थी कारज़ाई और फिर कारज़ाई साहब को भी बताया गया कि यू नो आई डोंट वांट टू गो इनटू दोस डिटेल्स। एक आखिरी सवाल थोड़ा सा सियासी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कह दिया है कि वो खुद जाके अफ़गानिस्तान में मुज़ाकरात करेंगे और इस मसले को हल करेंगे, तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स क्या है और इसमें क्या वफाकी हुकूमत और फॉरेन ऑफिस की इजाज़त के बगैर इस तरह कोई वज़ीर आला कर सकता है? देखिए, पहले तो मैं आपको इस ये बहुत अहम सवाल है और इसको मैं 2 लेवल्स पे बिल्कुल क्लियरली आंसर करना चाहूँगी। पहले तो खुदा के लिए इस स्टेट को स्टेट रहने दें। अगर हर प्रोविंस उठ के ये कहेगा कि मैं अमेरिका के साथ ये पॉलिसी करूँगा, नहीं मैं चाइना के साथ ये पॉलिसी, नहीं मैं अफगानिस्तान के साथ ये पॉलिसी करूँगा, तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं, या आपका कहीं से आपके दायरे उसमें नहीं आता योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या आपकी दिस इज़ इंटायरली अ फेडरल सब्जेक्ट। फॉरेन पॉलिसी पे आपका क्यों नेबर हो? फिर क्या पंजाब कहेगा मैं इंडिया के साथ मुआहदा कर लेता हूँ, फिर सिंध कहेगा मैं अपना ओमान के साथ अलहदा मुआहदा कर लेता हूँ, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान कहेगा मैं ईरान के साथ अलहदा मुआहदा कर लेता हूँ। क्या अगर बॉर्डर जिस मुल्क से मिलता है आप उसके साथ अलहदा मुआहदा कर लेंगे? क्या आप स्टेट रहेंगे? ये टोटली फॉरेन ऑफिस का मैंडेट है। दिस इज absolutely without any question a federal question. Foreign office is the institution that gives the input and the federal government takes decisions on it. 1 2 जो अहमकाना मैं कहूँगी the strongest possible words which we use privately I would use to say कि जो इस वक्त तक इतना बेवकूफ़ रह गया है कि वो समझता है कि तालिबान से बात करने में पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है, तो जिस तरीके से उनके साथ बात की हुई है, प्यार मोहब्बत और हर किस्म के अल्फाज के साथ और हर किस्म की उनको रहनुमाई दे के और उनका केस भी लड़के अनवांटिंगली हर जगह, बिकॉज हम वो केस लड़ते हैं जो पाकिस्तान के साल खत्ते में पीस हो, तो हम वेस्टर्न वर्ल्ड को पूरा कहते थे कि जो आपने सैंक्शंस का पूरा दौर किया है इससे लोग मर रहे हैं और ये सही चीज़ नहीं है। हाउएवर जो ये समझता है कि उनको बात करने से होगा, उसको वापस जाना चाहिए वो मुआहदा जिसमें आपने उनके साथ मुआहदा करके टीटीपी को यहाँ पाकिस्तान में अंदर आने दिया था, और उसके रिजल्ट्स देखने चाहिए। स्टेट की पोजीशंस आर नॉट कैलसली रडरलेस शिप की तरह नहीं जाती। स्टेट इज़ अ वेरी वेरी बिग वो अपने आप को स्टेट जिस अहमक के पास को ये लगता है कि उनसे बात करने से सिचुएशन बदल सकती है। पाकिस्तान की अपनी बहुत गलतियाँ हैं, आई एम नॉट डिनाइंग दोस इंटरनली, बट आई एम सेइंग एज फार एज आई थिंक वी शुड बी वेरी क्लियर कि ये जो पाकिस्तान की आस थी कि टीटीपी हमारी रेड लाइन है, उसको हमारे नेबर ने रिस्पेक्ट नहीं किया। क्या इसका मतलब है हम उनसे जंग कर लें? नहीं, हमें फिर भी नेगोशिएट करना पड़ेगा। लेकिन जो ये समझता है कि इनसे बात अच्छी तरह नहीं की, इनको प्यार से नहीं समझा, इनको गुस्से से नहीं धमकियाँ, ऑल ऑफ द अबव have been tried and tested not once but repeatedly. So let's know what the facts are on the ground and then know किसकी जिम्मेवारी। आपकी जिम्मेवारी आप करें ना, जो आपकी 18th अमेंडमेंट के बाद तो तकरीबन तमाम जिम्मेवारियाँ आपकी हैं। क्या आपने वो सारे बॉक्सेस टिक कर लिए? आई थिंक यहाँ पे मसला ये है सलीम साहब, आई थिंक हमारा सबसे ज़्यादा मसला है, हर कोई कहता है मैं उसकी जॉब करूँ। डू योर ओन जॉब, अपना काम नहीं करते, डू इट वेल, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। एंड आई थिंक हर कोई अपने अगर काश मुल्क में ये वक्त आए हर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक अपना फिर ये गवर्नेंस फेलियर्स जो हम राइट लेफ्ट एंड सेंटर देख रहे हैं शायद वो ना मिलते हैं हमें।